मोस्टली बच्चे आजकल के बता ही देंगे कि ई कॉमर्स का क्या फायदा। आजकल शार्क टैंक आ गया है, तो मेंटल एबिलिटी जो है बच्चों की ना बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी कुरियर कंपनीज हैं, उनसे बातचीत कर लूंगा, उनको सामान प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब मैं नेटवर्क पे रिलाई करूंगा, यहाँ पे मुझे सारा नेटवर्क अपने को खुद बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद कहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन कोर एक्टिविटीज। मतलब जो मेरी फोर्टे है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल के लिए नाइकी का मेन काम क्या है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज करना चीजों को, कि किसी बंदे को पूरा परमानेंट हायर नहीं करती है अपने बिजनेस में साफ सफाई रखने के लिए। ठीक है, हाउसकीपिंग के लिए वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी दूसरी कंपनी से बातचीत कर लेते हैं कि भाई इतने दिन के लिए क्या कर दो, आप मुझे प्रोवाइड कर दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हो कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज हम करने वाले हैं 11th बीएसटी का एक इजी सा एंड छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि पहले क्या होता था, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑफलाइन बिजनेस चलते थे। ऑफलाइन बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस भी बोला जाता है, जिनमें आपका होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे हमने देखे हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे करके अलग अलग बिजनेसेस हमने देखे हैं। अब क्या हुआ, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, जो नई जनरेशन है, इसने सोचा कि भाई सिर्फ इसी पे लिमिटेड नहीं रहा जा सकता ना, एक पर्टिकुलर एरिया में ही लिमिटेड नहीं रहा जा सकता ना। हमें क्या है, हमें विंग्स मिले हैं तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट मिला है तो हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक नए टाइप का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसे क्या बोला गया, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हम 3 टाइप के बिजनेस के बारे में मेनली डिस्कशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे, सबसे पहला है ई बिजनेस या डिजिटलाइजेशन। ठीक है, जो कि आजकल देख रहे हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये टाइप के बिजनेसेस जो हैं, इन्हें ई बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, ई बिजनेस का आजकल स्कोप काफी ज्यादा हो गया है। लाइक आजकल तो मतलब आलस का एकदम पीक पहुंच चुका है बच्चों के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, मतलब बच्चे क्या, बूढ़े जवान सब, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, ब्लिंकिट करो, ज़ेप्टो करो, तुरंत घर पे आपके सामान पहुंच जा रहा है। स्विगी, जोमैटो, ठीक है, इनसे तुरंत ऑर्डर करा, सामान तुरंत हमारे तक पहुंच जा रहा है। बस इसी चीज को क्या बोला जाता है, ई बिजनेस बोला जाता है, कि तुरंत चीजें मिल जाए हमें। ठीक है, और हमें कहीं जाना भी ना पड़े, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, ई बिजनेस। दूसरा होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, आउटसोर्सिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। देन उसके बाद आता है इंटरनेशनलिज्म, या जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं अपनी टर्म में। इसका भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड देन आगे मूव करेंगे। तो मोटा मोटा इस चैप्टर में अपने को ये 3 कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कौन कौन से, ई बिजनेस या जिसको डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, सेकंड पार्ट आउटसोर्सिंग एंड थर्ड पार्ट इंटरनेशनलिज्म या ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक करके स्टार्ट करते जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ई बिजनेस से। ई बिजनेस सबको पता है भाई क्या होता है, बिजनेस थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट से जब हम बिजनेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। अब ई बिजनेस की डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है ई बिजनेस की डेफिनेशन में भाई, ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या कंडक्ट करना, इंडस्ट्रीज कंडक्ट करना। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क यूज करके इन सारे कामों को क्या करना, डिजिटलाइज कर देना। कौन कौन से कामों को, इंडस्ट्रीज को, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स को, एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स, इन सारे कामों को क्या करते हैं ना, डिजिटलाइज कर देना। बस इसी चीज को क्या बोला जाता है, ई बिजनेस। तो ई बिजनेस में अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन याद कर लो कि ई बिजनेस रेफर्स टू बिजनेस थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जब हम बिजनेस करते हैं तो उससे क्या बोला जाता है, ई बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ई बिजनेस के कुछ फॉर्म्स हैं जिनको बोला जाता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, वैसे तो यहां पे 4 मेंशन करी गई हैं ई बिजनेस की, लेकिन B2G भी होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट भी होता है, ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं। बट जो हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में जो पढ़ने हैं, ये 4 टाइप के क्या करने हैं, बिजनेस अपने को पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहला है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसका एग्जांपल हम आगे चल के पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जहां पे सीधा मीडिएटर्स को खत्म कर दिया जाता है। देन C2C, कस्टमर्स ही आपस में डील करते हैं। एंड देन इंट्रा बी, एक ही बिजनेस के अंदर जब ट्रांजेक्शंस होती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इंट्रा बिजनेस। तो ये 4 टाइप की फॉर्म्स अपने को पढ़नी है। और एक फॉर्म जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी है वो क्या है, B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। कई बार ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे बिजनेस सामान बनाता है और सीधा गवर्नमेंट को सप्लाई कर देता है, तो उसे क्या बोला जाता है, B2G बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फॉर्म, इसको बोला जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जब हमारा मैन्युफैक्चरर या हमारा बिजनेस क्या करता है, कोई भी सामान बनाता है और दूसरे बिजनेस को सप्लाई कर देता है, तो उसे बोला जाता है B2B। फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहा है बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं आर
बिजनेस फर्म, सारी की सारी क्या है, बिजनेस फर्म है। एंड हेंस द नेम B2B, B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मेकर सेवरल B2B ट्रांजैक्शंस for buying tires, doors, handles, etc. and delivering cars to showroom. Like इसको क्या करना होता है, जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदने होते हैं, लाइक टायर्स खरीदने हुए, आपने सुना होगा ना, हर कंपनी क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी की बात कर लेते हैं, वही टाटा की बात कर लेते हैं। टाटा टाटा क्या करता है, अपने टायर्स खुद नहीं बनाता है, टायर्स क्या कर लेता है, एमआरएफ से। ठीक है, या डिफरेंट अलग अलग टायर की कंपनीज है, उनसे क्या कर लेता है, सामान खरीद लेता है। तो अब यहाँ पे टाटा भी क्या है, बिजनेस है, एंड जो एमआरएफ है वो भी क्या है, बिजनेस है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं। इसी का उल्टा आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम बहुत सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, मोस्टली कई सारे बिजनेसेस को सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराता है। माइक्रोसॉफ्ट 360 का नाम सुना होगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, बहुत सारी बिजनेस फर्म्स को सीधा क्या करता है, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है, बिजनेस है, एंड जिनको प्रोवाइड कर रहा है वो भी क्या है, बिजनेस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं B2B के, जो कि सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद अगली जो फॉर्म आती है बिजनेस की, इसे बोला जाता है B2C। B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस से सीधा सामान किसके तक पहुंचेगा, कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो इसे क्या बोला जाता है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर्स ट्रांजैक्शंस हैव बिजनेस फर्म एट वन एंड, एक एंड पे क्या रहेगी, बिजनेस फर्म रहेगी, एंड सेकंड एंड पे क्या रहेगी, इट्स कस्टमर्स। ठीक है, ऑन the other end। ठीक है, it enables the business to remain in touch with the customers। इसके थ्रू क्या होता है, हम कस्टमर्स जो है वो जो बिजनेस है वो कस्टमर्स के क्या रहता है, टच में रहता है। एंड क्या कह रहा है, it includes activities like selling, distribution of goods, प्रमोशनल एक्टिविटीज, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी की सारी क्या होती हैं, B2C में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, एग्जांपल, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ATM, ATM तो पता है ना, यहां पे कार्ड लगाया पैसा निकाला वो वाला हिसाब। ठीक है, इज नाउ पॉसिबल टू विड्रॉ मनी एनी टाइम इन सेफ एंड सिक्योर मैनर। ये भी क्या है, B2C का एग्जांपल है। ATM बिजनेस के हैं और कंज्यूमर उसमें से सामान निकाल रहा है, B2C, सिंपल सी कहानी है। B2C का एक और एग्जांपल है, वन ऑफ माई फेवरेट फास्ट फूड, डोमिनोज। ठीक है, इसके पिज्जा देख के ही लालच आ जाता है भाई साहब। ठीक है, तो इसके जो पिज्जा होते हैं ये भी क्या होते हैं, B2C का एग्जांपल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना, B2C एकदम सिंपल सी कहानी है, बिजनेस से सीधा कस्टमर तक पहुंचना, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, NDA और CUET के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते। देन उसके बाद आता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अब आपके दिमाग में आया कस्टमर से कैसे डील कर रहा है, तो इसके एग्जांपल हैं ये भाई साहब। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहां पे क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, सामने वाली पार्टी दूसरा कस्टमर उसको देखता है, अगर समझ में आता है दोनों आपस में बात करके प्रोडक्ट क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। बस इसी को क्या बोला जाता है, C2C। हियर द बिजनेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कस्टमर एंड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज ऑल्सो अ कस्टमर। मतलब बिजनेस जिससे जनरेट हो रहा है वो भी कस्टमर, और जिस तक सामान पहुंच रहा है वो भी क्या है, कस्टमर। दोनों ही क्या है, कस्टमर हैं। ठीक है, थस द नेम C2C कॉमर्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, C2C कॉमर्स दिया गया है। एग्जांपल के लिए, सेल ऑफ यूज्ड बुक्स। यूज्ड बुक क्या करी जाती है, जब सेल करी जाती है, कोई दूसरा बंदा खरीद लेता है। देन उसके बाद हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, इनकी सेल। ठीक है, जो OLX पे होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल जो है ईबे है। ईबे हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा चलती थी, अब तो खत्म ही हो गया इसका नाम, एक वेबसाइट हुआ करती थी। देन OLX.com, Quikr.com, क्विकर भी अब खत्म हो गया, OLX का ही मेनली नाम है इस पूरे एरिया में। तो ये क्या होता है, C2C बिजनेस होता है। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पे क्या होता है, एक मीडिएटर फर्म होती है और वो दोनों कस्टमर्स को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या है, एक ही बिजनेस के अंदर जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इंट्रा बी कॉमर्स। अभी इसका मतलब समझते हैं, क्या कह रहा है, देखो, हियर parties involved in the electronic transactions are from within a given firm, या given business की ही है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था ना,
टाटा मोटर्स का हमने एग्जांपल लिया था। तो अब इसमें क्या होंगे, टाटा मोटर्स में अलग अलग ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो जब एक डिपार्टमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2 डिपार्टमेंट्स का यहां पे नाम ले लेता हूं, एक हो गया फाइनेंस और एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो इन टाइप की ट्रांजैक्शंस को क्या बोला जाता है, इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, हेंस द नेम इंट्रा बी कॉमर्स स्टैब्लिश, यहां से इंट्रा बी कॉमर्स आया। इट इन्वॉल्व्स interaction and dealing among various department and persons within the firm। एक ही फर्म में ये अलग अलग तरीके से डील करते हैं। फॉर इन्वेंट्रीज एंड कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्रीज एंड कैश मैनेजमेंट की भाई इतना स्टॉक यहां भेज दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स की कई सारी फ्रेंचाइजीज हैं, कई सारी ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में। तो कहीं पे स्टॉक की कमी हो जाती है तो दूसरी ब्रांच से क्या करा जाता है, स्टॉक मंगा लिया जाता है। तो ये सारा क्या हो रहा है, एक ही बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है। दैट्स वाई से क्या बोला जाता है, इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉइज टू देयर सीनियर, एम्प्लॉइज अपने सीनियर से बोल बोल के सामान को क्या करते हैं, मंगाते हैं। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज ईटीसी, ये भी इसी का एग्जांपल है। देन उसके बाद आता है वीपीएन इज ऑल्सो यूज्ड। वीपीएन का मतलब क्या होता है, वर्चुअल, अभी इसकी फुल फॉर्म नहीं याद आ रही, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क आई थिंक होता है, जिसके थ्रू क्या करा जाता है, चीजों को सिक्योर करा जाता है। आपने देखा होगा ना, हर कंपनी अपनी वेबसाइट बना के चलती है। तो वो वेबसाइट क्या होती है, उसमें उसको सिक्योर करा जाता है, आईडी नेटवर्क दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है वीपीएन। वीपीएन एक और चीज होती है, आजकल बच्चे यूज करते हैं, मतलब जो चीजें इंडिया में नहीं चल रही होती है, वीपीएन लगा के क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। तो वो चीज भी वीपीएन का ही एग्जांपल है, बट इसका आई थिंक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करके इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ई कॉमर्स का फायदा क्या है भाई, ये तो आप खुद ही बता सकते हो। एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके यहीं पे कमेंट्स में लिखो एक बार जल्दी से कि भाई क्या फायदे हैं ई कॉमर्स के, बिना इसको देखे। ठीक है, अपनी तरफ से लिखो। मेहनत करनी पड़ती थी, पूरे मार्केट में घूमना पड़ता था, अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद स्पीड, सारा काम एकदम फट 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 होता है। ठीक है, जेप्टो ब्लिंकिट का एग्जांपल देख रहे हो ना, 10 मिनट में डिलीवरी। ठीक है, देन उसके बाद ग्लोबल रीच। पहले क्या होता था, अगर मेरी दुकान होती थी तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह जाता था। अब मेरी रीच क्या हो गई है, ग्लोबल हो गई है। अब मैं ऑल ओवर इंडिया में पहचाना जाता हूं। देन सबसे लास्ट, मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। पहले हर काम पेपर से होता था, पेपर बनाने में भी खर्चा आता था, प्लस पेड़ काटने पड़ते थे, ये वो फलाना ढेकाना। ठीक है, मतलब डिफरेंट प्रोसेस चलते थे। अब क्या हो रहा है, सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो पेपर का हिसाब किताब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सिंपल सी कहानी है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं भाई, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में। एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, क्या क्या फायदे हैं, ये आप खुद से भी बना सकते हो। सबसे पहला कि हमें क्या हो रहा है, ये इसको फॉर्मेट बनाना, इसकी फॉर्मेशन और इसको क्या कहते हैं, बनाने के लिए लेस रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दूसरा, ये कन्वीनियंस है, इजीली हर जगह पे हैंडल करा जा सकता है। स्पीड है, ठीक है, जल्दी जल्दी सामान क्या होता है, डिलीवर होता है। 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। ग्लोबल रीच है। देन उसके बाद सबसे लास्ट, हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, वही यहां पे कहा गया है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, जो कि हमने बात कर लिया है यहाँ पे। कन्वीनियंस है, ठीक है, इसमें 24/7 मतलब, और साथ में इंटू 365 डेज हर दिन चलता है। पहले क्या होता था, दुकान शाम को 8 बजे बंद हो गई भाई, उसके बाद कोई सामान मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं। अब तो जब चाहे तब ऑर्डर करो, तुरंत सामान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वही कहता है ना, एडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी क्या करा जा सकता है, एक्सेस करा जा सकता है। बस एक कंडीशन है, आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट, बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड की बात करी जाए तो इन्फॉर्मेशन धड़ाधड़ क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। पहले क्या होता था, अगर मुझे मीटिंग करनी है तो पहले मुझे सबको नोटिस देना पड़ता था, भाई इस दिन इस तारीख को सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अब क्या है, तुरंत गूगल मीट का लिंक भेजा, मैंने कहा 10 मिनट में भाई सबको मिलना है, सबको मीटिंग करनी है, सारे सबने अपना फोन से लॉगिन किया, लॉगिन करके क्या कर लिया, मीटिंग कर ली, खेल खत्म। तो यहाँ पे स्पीड क्या रहती है, बहुत तेज रहती है। ग्लोबल रीच, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या कर सकता हूं मैं, सामान को बेच सकता हूं। और लास्ट क्या है, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम क्या कर जा रहे हैं, मूव कर जा रहे हैं। इजी सा टॉपिक है भाई, इस चैप्टर से प्लीज ट्राई करना कि कोई भी नंबर मिस ना करो। ठीक है, इजी सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस चलते थे और अभी हमने ई बिजनेस स्टार्ट करा। दोनों में फर्क क्या है, कौन सा फायदेमंद है, कौन सा नहीं है, या दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आओ एक बार डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद आगे मूव कर जाएंगे। सबसे पहला, ईज ऑफ फॉर्मेशन। भाई सबसे जल्दी बनाने में सबसे इजी कौन है, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या है, डिफिकल्ट है। अगर मैं एक दुकान भी अपनी खोल रहा हूं फॉर्चून की, ठीक है, जो राशन की जो भी दुकान है, किराने की, मुझे
शॉप चाहिए होगी रेंट पे, सबसे रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट के थ्रू कर सकता हूँ। और मैं क्या कर लूंगा, किसी भी एक सप्लायर से बातचीत कर लूंगा कि भाई मैं आपकी इतनी सेल आपको इतनी प्रोवाइड कराऊंगा, मुझे क्या कर दो, आप बस अपने सामान की फोटो भेज दो, जब भी सेल होगी आप क्या कर देना, डिलीवर कर देना, जब मैं आपको डिलीवर करने का बोलूंगा उस एड्रेस पे आप क्या कर देना, डिलीवर कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये सिंपल है, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। दूसरा क्या है, फिजिकल प्रेजेंस। यहाँ पे क्या होती है, फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, दुकान पे मुझे बैठना ही पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है बिजनेस की, ठीक है। लोकेशन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या होता है, प्रोक्सिमिटी टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और द मार्केट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है, तो जहां पे रॉ मटेरियल मुझे अवेलेबल मिलेगा वहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और अगर मुझे सेल परचेज का बिजनेस करना है तो जहां पे मार्केट होगी वहां पे मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन इसी का उल्टा, यहां पे ऐसा कुछ है क्या, मैं कहीं पे भी बैठे, हिमाचल में बैठे हुए एकदम पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में मस्त एंजॉय कर रहा हूं, और वहां पे क्या करूं, मैं वहां से अपना बिजनेस कर सकता हूं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, या जहां रॉ मटेरियल, जहां मेरी फैक्ट्री है वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, इसमें क्या लगता है, पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है। यहां पे पैसे का कोई कहानी नहीं है, लो और एज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज तो कुछ चाहिए नहीं, कुर्सी उर्सी चाहिए नहीं, घर पे अपने बेड पे लेटे हुए मस्त चिल करते हुए, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करी जाए तो यहां पे क्या होता है, हाई ड्यू टू फिक्स चार्जेस एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, क्या होता है, यहां पे फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, फिर वो सामान को क्या करता है, अलग अलग जगहों पे पहुंचाता है, फिर वहां पे वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है, मतलब बहुत सारे खर्चे क्या है इन्वॉल्व है। यहां पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं भाई। लो एज द रिजल्ट ऑफ रिलायंस ऑन नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप रादर देन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे रिसोर्सेज नहीं रखने, यहां पे मुझे नेटवर्क पे रहना। जैसे डिलीवरी का काम मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दूंगा, लाइक डीटीडीसी करके एक है ना, डीटीडीसी, ठीक है, एक्सप्रेस डिलीवरी, डीटीडीसी, सॉरी ये सी है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी कुरियर कंपनीज हैं, उनसे बातचीत कर लूंगा, उनको सामान प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब मैं नेटवर्क पे रिलाई करूंगा। यहां पे मुझे सारा नेटवर्क अपने को खुद बनाना पड़ेगा, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद कहता है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड द कस्टमर। यहां पे इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट से थ्रू डील करते हैं ना। मैन्युफैक्चरर पहले सामान किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, फिर रिटेलर से सामान कहां तक पहुंचता है, कंज्यूमर से। यहां पे तो सीधा मैं ही डील कर रहा हूं ना, मेरे से मैंने लिस्ट कर दिया, कंज्यूमर ने खरीदा, सीधा सामान उस तक पहुंच गया, अगर कोई दिक्कत आई उसने मुझे बता दिया। तो यहां पे कॉन्टैक्ट किससे रहता है, डायरेक्ट रहता है। देन उसके बाद नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यहां पे क्या चलती है, हायरार्की चलती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करेगा, जो सबसे टॉप पे होते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ करके। देन उसके बाद मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल, देन उसके बाद मिडिल लेवल पे आते हैं, मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट मैनेजर्स अलग अलग होते हैं, देन लोअर लेवल, देन उसके बाद ऑपरेटिव लेवल। मतलब यहां पे देख रहे हो, एक हायरार्की चल रही है, एक ऑर्डर चल रहा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे नॉन हायरार्कियल अलाउइंग डायरेक्ट एंड वर्टिकल हाउसेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरी कंपनी में 4 लोग हैं, कौन कौन, ए, बी, सी और डी। अगर डी को जरूरत पड़ रही है सीधा ए से बात कर सकता है, सी को जरूरत पड़ रही है सीधा बी से, यहां से ये ऐसे बात कर सकता है, मतलब जैसे चाहे तैसे क्या कर सकते हो आप, बात कर सकते हो। जबकि यहां पे क्या होता है, हायरार्कियल ऑर्डर फॉलो करना होता है, पहले हम अपने बॉस से, फिर वो अपने बॉस से, फिर अपने बॉस से, फिर टॉप पे पहुंचती है इंफॉर्मेशन। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सीधा सीधा क्या कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही सीधा कनेक्ट करो, बात करो, खेल खत्म, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग, ठीक है, कस्टमर्स, इंटरनेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहां पे क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, अगर मुझे कंज्यूमर के सीधे टॉप मैनेजमेंट से बात करनी है कंपनी के, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। यहां पे एकदम इजी, भाई तुरंत कनेक्ट करा, भाई तुरंत मैसेज करा, चैट करी, ठीक है, मेल कर दिया, काम हो गया। देन उसके बाद बात करी जाए शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पे क्या चलती है, वर्टिकली चलती है। अभी हमने बात करी ना, सबसे पहले जनरल मैनेजर, देन उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, देन उसके बाद क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर, ये आ गया असिस्टेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, देन टीम लीडर, देन असिस्टेंट टीम लीडर, ठीक है। ऐसे करके वर्टिकली क्या चलती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो चलता है। जबकि यहाँ पे बात करी जाए, वर्टिकल फ्लो चलता है यहाँ पे, अभी हमने डिस्कशन किया ना। देन उसके बाद यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लैट चलता है, भाई सारे एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चलता है। देन बिजनेस प्रोसेसेस एंड द लेंथ ऑफ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस की साइकिल क्या रहती है, बहुत लंबी रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आओ मैं एक दूसरे पेज पे क्या करता हूं, इसको समझा देता हूं। आओ देखो, जैसे एग्जांपल के लिए जो मैन्युफैक्चरर है, ये पहले सामान देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर इसी सामान को देगा होलसेलर को,
होलसेलर इसी सामान को देगा रिटेलर को, देन रिटेलर ये सामान पहुंचाएगा किसको, कंज्यूमर को। ये पूरा फ्लो चलता है। अब क्या होता है जनरली ना, यहाँ पे कुछ क्रेडिट की डील होती है, ये इसको उधार पे सामान देगा, ये इसको उधार पे सामान देगा, ये इसको, फिर जब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये सीधा कैश में डील करेगा। जब इससे कैश आएगा रिटेलर के पास, फिर ये होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को देगा। तो सामान बनाने से लेके पैसा रिकवरी तक के पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल क्या रहती है, थोड़ी सी क्या रहती है बच्चे, बड़ी रहती है बिजनेस साइकिल। कहा गया, ठीक है। यहाँ पे क्या रहती है कि यहाँ पे सीक्वेंस प्रोसीजर, ठीक है, जो भी सक्सेशन चलते हैं ना, वो थोड़े से क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, यहाँ पे तुरंत कैश में डील करना है ना भाई, कैश में डील करनी है, तुरंत साइकिल क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। देन उसके बाद बात करी जाए अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मच मोर होता है। पर्सनल टच की बात करी जाए तो पर्सनल टच कहां पे इन्वॉल्व होता है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। वहां पे मैं गल्ले पे बैठता हूं ना भाई, पूरा हिसाब किताब करता हूं, बहन जी क्या हाल है, क्या नहीं है, ठीक है, ऐसे बातचीत चलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बातचीत नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता हूं मैं, एक कार्ड बना के, एक बेस्ट विशेस का कार्ड, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, ये वो फलाना ढिकाना लिख सकता हूं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्सनल टच होता था, भाभी जी कैसे हैं, भैया की तबीयत कैसी है, ये वो फलाना ढिकाना पूरा चलता रहता है, एडमिशन हो गया बच्चे का, सब कुछ पूरी हाल चाल पूरा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल टच होता है, जबकि यहाँ पे पर्सनल टच नहीं होता। तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, पेपर में बहुत कम देखने को मिलता है, बट अगर आया भी तो आप खुद से बना सकते हो, ज्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को बोला जाता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या है, आपको नाइकी के बारे में सबको पता होगा, नाइकी के शूज, स्पोर्ट्स वेयर्स बहुत सारे आते हैं। नाइकी अपने 95% प्रोडक्ट्स क्या करता है, आउटसोर्स करता है। आउटसोर्स का मतलब क्या है, ये क्या करता है, लुधियाना में इनकी फैक्ट्री है, वहां पे क्या होता है, फुटबॉल बहुत सारी चीजें बनती हैं इनकी नाइकी की। वहां पे अगर वही सामान लोगे आप, मतलब पहली बात तो वो बेचते नहीं है किसी को, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये सामान सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो सामान क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे और इनसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो इन्हें भी अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो वहां पे क्या कहानी होती है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट वहां पे अगर खरीदो, मान लो बाई चांस अगर आपको बेच रहे हो तो 500-600 रुपए में मिलेगा। लेकिन वही जब गुड़गांव में पहुंचता है, दिल्ली के पास गुड़गांव में पहुंचता है, तो इसी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 5000 10,000 हो जाती है, जैसे नाइकी का लोगो लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये सामान खुद नहीं बना रहे हैं, ये सामान बाहर से लेके आ रहे हैं, बस इसी चीज को क्या बोला जाता है, आउटसोर्सिंग बोला जाता है। इस पे ये अपना स्टैंप लगाते हैं, अपना लोगो लगाते हैं और सामान को बेच देते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जनरली द नॉन कोर एक्टिविटीज। नॉन कोर एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जिन एक्टिविटीज में इनका क्या कहते हैं, फोर्टे नहीं है, इनका हाथ एकदम स्ट्रांग नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा, जितनी भी ये क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कंपनीज है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, लाइक जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और क्या कहते हैं वीआई हो गया, ये सारे क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, नेटवर्क प्रोवाइड कराना। इनका ये काम नहीं होता कि कंज्यूमर का कॉल नहीं चल रहा, क्या नहीं हो रहा, किसने पैसे कट गए, कितना क्या हो गया, ये हिसाब इनका काम नहीं होता। तो ये काम ये क्या करते हैं, बाहर से करवा लेते हैं, और बाकी सारे काम क्या करते हैं, खुद करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन कोर एक्टिविटीज। मतलब जो मेरी फोर्टे है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नाइकी का मेन काम क्या है, प्रेजेंटेशन, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज करना चीजों को। तो वो काम क्या करते हैं, अच्छे से करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इनका जोन नहीं है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये काम बाहर से करवा लेते हैं। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, आउटसोर्सिंग, ठीक है। एंड ऑफ लेट इवन सम ऑफ इवन कोर एक्टिविटीज, कभी कभी क्या होता है, कोर एक्टिविटीज भी करवा लेते हैं। जब वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोर एक्टिविटीज भी हम क्या करवा लेते हैं, बाहर से करवा लेते हैं। कैपेटिव और थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट विथ अ व्यू टू बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर एक्सपर्टीज, ठीक है। अब मैं उससे करवाता हूं जिसकी इन सब मामलों में क्या हो, एक्सपर्टीज हो। भाई सामने वाले को एकदम आता है, वो वही काम कर रहा है। अब कॉल सेंटर वालों का काम ही क्या है, हेलो जी, बात करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, कोई कितना भी गाली दे उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वो काम क्या कर लेते हैं, उनकी एक्सपर्टीज को, उनकी एफिशिएंसी को क्या कर लेते हैं, हम अपना बेनिफिट बना लेते हैं, ठीक है। एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी एंड इवन इन्वेस्टमेंट। अब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए जियो को अगर अपना कॉल सेंटर सेटअप करना है, या रिलायंस को, या इन सबको अपना क्या कहते हैं, रिलायंस कह रहा हूं, एयरटेल को अपना कॉल सेंटर सेटअप करना है, तो उसके लिए इनको बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, मशीनें, कंप्यूटर, ये सारा। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये आउटसोर्सिंग करेंगे तो ये सारा काम क्या हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इनको पर्टिकुलर चार्जेस देने हैं महीने महीने के, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट भी इन्हें नहीं करनी पड़ती। तो ये कुछ क्या है, आउटसोर्सिंग की कहानी है। अब आउटसोर्सिंग के कुछ फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं भाई। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, किसी से हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, कैपेटिव यूनिट
और अ थर्ड पार्टी। एक ऐसा बिजनेस है जो या तो हमारे बिजनेस का ही छोटा सा पार्ट हो, हम उसको अलग करते हैं, या एक थर्ड पार्टी से हम ये काम करवा रहे हो। और तीसरा, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, मतलब जो मेरे बिजनेस की स्पेशलिटी नहीं है वो एक्टिविटीज को जिसकी स्पेशलिटी है उससे क्या कर लेता हूं मैं, आउटसोर्स करवा लेता हूं। तो यही तीन चीजें यहां पे कह रहा है कि आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। क्या कहता है कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जैसे आउटसोर्सिंग मींस टू सोर्स फ्रॉम आउटसाइड व्हाट यू हैव हिट थॉट बीन डूइंग इन हाउस। ठीक है, जो एक्टिविटीज आप अपने इन हाउस करने में, इन हाउस का मतलब अपने बिजनेस के अंदर करने में परेशान होते हो, ठीक है, आपको दिक्कतें आती हैं, उन एक्टिविटीज को क्या कर लेना, बाहर से करवा लेना। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कंपनीज हैव सो फार अपॉइंटेड देयर ओन सैनिटेशन स्टाफ फॉर मेंटेनिंग नीटनेस, क्लीननेस, ठीक है, एंड ओवरऑल हाउस कीपिंग ऑफ द प्रेमाइसेस। जैसे कई सारी कंपनीज क्या करती हैं कि किसी बंदे को पूरा परमानेंट हायर नहीं करती हैं अपने बिजनेस में साफ सफाई रखने के लिए, ठीक है, हाउसकीपिंग के लिए। वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी दूसरी कंपनी से बातचीत कर लेते हैं कि भाई इतने दिन के लिए क्या कर दो, आप मुझे प्रोवाइड कर दो। तो वो क्या करते हैं, वो बंदे आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और हम थर्ड पार्टी बेसिस पे क्या करते हैं, उसको रखते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटडेटेड। जो मेरा स्पेशलिटी है वो थोड़ी मैं करूंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मुझे वो भी आउटसोर्स करवाना पड़ता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो मेरे बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज हैं उन्हीं को क्या करते हैं, हम आउटसोर्स करते हैं। तो वही कह रहा है, आउटसोर्सिंग इज जनरली डन इन केस ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज, बट नाउ अ डेज इट हैज बीन एक्सटेंडेड इवन टू सम ऑफ कोर एक्टिविटीज। कभी कभी कोर एक्टिविटीज का भी क्या होता है, आउटसोर्स हो जाता है। देन उसके बाद कह रहा है, प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैपेटिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस है, द टू फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस आर, ठीक है, कैपेटिव यूनिट। कैपेटिव यूनिट का मतलब क्या होता है, इट मींस अ सेपरेट यूनिट दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स पेरेंटल कंपनी। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे एक टाटा ग्रुप का ही एग्जांपल ले लेता हूं। टाटा ग्रुप में एक कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मतलब क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज और ये सारी चीजों की देखरेख करना, आईटी वाईटी, ठीक है, वो टाइप का काम है। और दूसरी कंपनी यहीं की है, टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स। स्पेलिंग पे थोड़ा क्या कहते हैं, हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, वो मोटर से लिखा है, MOTORS, ठीक है। अब क्या होता है, इनको कई बार फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों वैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये भाग के बैंकों के पास नहीं जाते, इनके अंदर खुद ही बैंक में ही क्या है, इन हाउस कंपनी है, कौन सी, टीसीएस। तो टीसीएस से कंसल्टेंट कर लेते हैं, उनसे लोन ले लेंगे, जो भी करना है वो टीसीएस से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है टाटा मोटर्स, ये मान लेते हैं पेरेंट कंपनी हो गई, और ये क्या हो गई, कैपिटिव फर्म हो गई। तो एक ही फर्म से ये क्या कर ले रहे हैं, बिजनेस को आउटसोर्स कर ले रहे हैं, एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर ले रहे हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, कैपिटिव फर्म। थर्ड पार्टी फर्म्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस से बाहर किसी बंदे से हमने हेल्प ले ली, उसे क्या बोला जाता है, थर्ड पार्टी। तो ये तीन इसके क्या आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। इजी से फीचर्स हैं, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, कहां कहां आउटसोर्सिंग करी जा सकती है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग मेनली क्या होता है, चार जगह पे करी जाती है, एक जगह मिस हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा कि इतना सामान मुझे इतने साल में इतने टाइम के अंदर क्या होगा, चाहिए होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। देन उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है कि हम कई सारी कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे डिजाइन करना है, प्लीज आप इसमें रिसर्च करके दे दो, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च बोला जाता है। और ये भी उनसे कहानी होती है कि भाई इसको क्या करना है, लीक नहीं करना है, किसी दूसरे को नहीं देना है, ये प्रोडक्ट पे हमारा प्रोप्राइटरी रहेगा, हम तुम्हें इतना पैसा हर महीने दे रहे हैं। देन उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट सेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सेल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, उनसे डील कर लेते हैं कि भाई हमें इस साल में इतनी की सेल चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए होटल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, ये अलग अलग कंपनी से, लाइक मेक माई ट्रिप और अगोडा और क्या कहते हैं, कई सारे booking.com, इन सबसे बातचीत कर लेते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई हमें इस साल इतने होटल्स की क्या चाहिए, सेल चाहिए, इतना होटल क्या होना चाहिए, हमारा बुक होना चाहिए इस सीजन में। तो उसी के हिसाब से क्या करते हैं, वो सामने वाली पार्टी डील करती है। एंड सबसे लास्ट में क्या होता है, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा ना वो कॉल सेंटर वाला हिसाब किताब, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इतने साल तक आप क्या कर लो, हमारे जो भी आफ्टर सेल सर्विसेज है उनको हैंडल कर लो। तो वो कहानी किस में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज आ जाता है। सिंपल सी कहानी है, ये चार टाइप के स्कोप होते हैं, चार जगहों पर क्या करा जाता है, आउटसोर्सिंग
यूज करी जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज थोड़ा और देख लो, द टर्म आउटसोर्सिंग हैज मोर पॉपुलर कम्स टू बी एसोसिएटेड विद आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, जिनको बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बोला जाता है। आईटी में और बीपीओ में, बीपीओ आपने सुना होगा ना, कॉल सेंटर वर्ल सेंटर, उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट इवन मोर पॉपुलर टर्म इज कॉल सेंटर, जो कि मैं बात कर रहा था अभी आप लोगों से। ठीक है, प्रोवाइडिंग कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को क्या करना, वो करना। प्लस क्या होता है, कॉल सेंटर के थ्रू ना सेल भी करी जाती है। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और लोगों को कॉल करके लगाते हैं। वो कहते हैं, आपने कभी सोचा है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी का अगर आपको क्या करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, लाइक मेरे साथ हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस था कि एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी थी, उसका एक बंदे ने कॉल किया मुझे और सीधा कॉल करते ही पहली लाइन उसकी क्या थी, कभी सोचा है आपके मरने के बाद आपके परिवार का क्या होगा। मैंने तुरंत गाली देना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा, हरामखोर, मेरे मरने के बाद क्या, मैं जिंदा रहते हुए अपनी ये सारी चीजें सोचूंगा, तुम मेरे मरने के बाद सोच रहे हो ये सारा हिसाब किताब। वो आता है, क्या कहते हैं, गलती से मेरे साथ क्या हुआ, एक पॉलिसी बाजार करके ना एक वेबसाइट है, उस पर मैंने ना गलती से अपना सिविल स्कोर चेक कर लिया। अब भाई मेरे पैन नंबर और क्या कहते हैं मेरा मोबाइल नंबर इनके पास रजिस्टर हो गया। हरामजादों ने मुझे परेशान कर रखा है भाई। रोज मेरे पास कॉल आता है कि भाई इतने रुपए क्या क्या कहते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, इतने रुपए का लोन मिल जाएगा। कभी कभी तो मन करता है विजय माल्या बन जाऊं, लेके ये पैसा क्या कर जाऊं, निकल जाऊं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अबाउट 70% ऑफ द बीपीओ इंडस्ट्री, जो बीपीओ इंडस्ट्री है, ठीक है, इसका जो रेवेन्यू आता है आर कम फ्रॉम कॉल सेंटर। इंडिया में कॉल सेंटर का कल्चर क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो ये कॉल सेंटर ना छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं और इन सारी एक्टिविटीज को बाहर की जो कंपनीज हैं, बाहर की जो कंट्रीज हैं, वो परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि वहां पे कम जॉब मिलती है, मेहनत ज्यादा है, तो वहां पे वो लोग ये काम करना प्रेफर नहीं करते। तो वो काम ये लोग क्या करते हैं, इंडिया से आउटसोर्स करवा लेते हैं। तो इंडिया में कॉल सेंटर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अप्रोक्स 70% जो है बीपीओ का, वो कॉल सेंटर से ही आता है। ठीक है, 20% कम फ्रॉम हाई वॉल्यूम लो वैल्यूडेटेड वर्क। ठीक है, कई सारे ऐसे काम होते हैं जैसे आईटी वाईटी से, उन सब से आता है। एंड द रिमेनिंग 10% कम फ्रॉम हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन वर्क। ठीक है, कस्टमर केयर। ठीक है, कस्टमर केयर वाला जो हिसाब किताब होता है, अकाउंट्स। अच्छा, अकाउंटिंग भी इंडिया में क्या होती है, आउटसोर्स होती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज के क्या करते हैं, अकाउंट्स हैंडल करते हैं, उनका सारा डिटेल्स बना बना के देते हैं। तो वो कहानी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फॉर द बल्क ऑफ कॉल सेंटर एक्टिविटीज विद इन 24/7। ठीक है, ये चलता रहता है। कॉल सेंटर की तो हमने बात करी ली। ठीक है, तो मोस्टली ये कहानी आ गई है, ये कहानी समझ में आई, सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देन उसके बाद बात करते हैं नीड फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों है भाई, क्यों ये फालतू की चीज हम पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत है भाई। बिना आउटसोर्सिंग के भी तो काम चल सकता है ना बिजनेस में, वो सारी एक्टिविटीज मैं खुद ही अपने बिजनेस में करा लूं। तो इसकी नीड क्यों पड़ती है, आओ देखते हैं। सबसे पहला, फोकसिंग ऑन अटेंशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारी क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनीज है, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, लाइक जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, वीआई हो गया, इनका मेन काम क्या है, नेटवर्क प्रोवाइड करना। अब ये इससे हटके अपना फोकस हटा के किस पे कर दें, लोगों से कॉल सेंटर पे हिसाब किताब रखने पे कर दें कि भाई आपके फोन में नेटवर्क आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, इस पे अगर ये डील करने लग जाए तो इनका क्या होगा, मेन अटेंशन क्या हो जाएगा, लैग कर जाएगा। तो वही कह रहा है, सबसे पहला इनका जो फोकस रहता है अटेंशन पे रहता है कि भाई इसी चीज पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें बाहर से करवा लेंगे। दूसरा है क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। ठीक है, जो मेरी पहले की चीजें हैं उन्हीं को मैं अच्छा रखता हूं, और जो नई वाली चीजें हैं अगर मैं इनको भी अच्छा करने लग जाऊंगा तो शुरू में दिक्कतें होंगी, तो इससे बढ़िया, दिक्कत लाने से बढ़िया है भाई जो इसमें एक्सपर्टीज रखता है उसी से ये काम ना करवा लें। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, एक्सीलेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से आउटसोर्स करवा लेते हैं। देन उसके बाद आता है कॉस्ट रिडक्शन। आपको बताया था कि अब मैं नई सबको ट्रेनिंग दूंगा, फिक्स एसेट्स इन्वेस्ट करूंगा, कंप्यूटर्स इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे खर्चा काफी ज्यादा आएगा, और इससे बढ़िया ये सारी सर्विसेज मैं आउटसोर्स करा लूं तो सस्ता क्या होगा, पड़ेगा वो सामान मुझे। देन उसके बाद कह रहा है ग्रोथ थ्रू अलायंस। ठीक है, अब मैं अकेले ही ग्रो करना चाहूं और सारी एक्टिविटीज मैं खुद करना चाहूं तो मैं पॉसिबल नहीं है ये चीज करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। हम अपने अलायंस के साथ क्या कर लेते हैं, मूव कर जाते हैं, कुछ काम उनको दे दिया, कुछ काम उनको दे दिया। ठीक है, तो उनकी भी ग्रोथ हो रही है, साथ में मेरी भी ग्रोथ हो रही है, और हमें क्या मिल रहा है, फायदा एक्सीलेंस का मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन का मिल रहा है। देन सबसे लास्ट में आता है फ्लिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जैसे इंडिया का आईटी सेक्टर जो है, मतलब क्या बताएं,
मोस्टली इतना समझ लो कि पूरे वर्ल्ड का जितना भी आईटी सेक्टर है उसका 70% काम जो है वो इंडिया करता है, आईटी सेक्टर का, सॉफ्टवेयर बनाना से लेके ये वो। ठीक है, इंडिया में बहुत सस्ते क्या मिल जाते हैं, इंजीनियर मिल जाते हैं। तो ये कुछ केसेस थे जहां पे हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है। एंड हम लास्ट में मूव करते हैं इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसको बोला जाता है केपीओ। केपीओ स्टैंड फॉर नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। वहां पे क्या हो रहा था, बिजनेस प्रोसेसिंग, ऐसी एक्टिविटीज, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, यहाँ पे स्पेशल नॉलेज से रिलेटेड। स्पेशल नॉलेज का मतलब क्या है, लाइक लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग के अलावा क्या हो गया, ठीक है, हाँ मेनली ये, ठीक है, डॉक्टर कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ये सारी किसमें आ जाती हैं, केपीओ का एग्जांपल होती है। तो यहां पे क्या कह रहा है, केपीओ रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज। हाई एंड नॉलेज मतलब ज्यादा नॉलेज, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे ऊपर कोई केस हो गया, तो अब मैं उस केस को बचाने के लिए, ठीक है, उस केस को लड़ने के लिए सीधा जाके लॉ तो नहीं कर लूंगा ना भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास और इतना पैसा नहीं है कि मैं जाके हर जो भी मेरे पे, अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बुखार हो गया तो मैं जाके पूरी डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस कर लूं इससे लड़ने के लिए, नहीं, इतना नहीं कर सकता मैं। तो मैं क्या करता हूं, जितनी भी हाई एंड नॉलेज है उनको भी क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं। क्लियर है, अगर मेरे पे किसी ने केस किया, एक लॉयर को हायर कर लो, काम कर लो, उसकी सर्विसेज को ले लो, इसको क्या बोला जाता है, केपीओ बोला जाता है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए इन एक्टिविटीज की जरूरत है, इनको बाहर से क्या कर लो, हायर कर लो सक्सेसफुली एंड इन द कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। अब इससे ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। देन उसके बाद कह रहा है अनलाइक कन्वेंशनल बीपीओ, जैसे बीपीओ की बात करी जाए, वेयर द फोकस इज ऑन द प्रोसेस एक्सपर्टीज। किस पे फोकस रहता है, प्रोसेस एक्सपर्टीज पे। यहां पे फोकस क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इन केपीओ द फोकस इज ऑन द नॉलेज एक्सपर्टीज की, इस सब्जेक्ट में, इस चीज में आपकी कितनी नॉलेज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, जैसे ये लॉयर को हमने आउटसोर्स कर लिया, ये वाला प्रोसेस। रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, इससे रिलेटेड। बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस एंड क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च, ठीक है, एनिमेशन एंड डिजाइनिंग, ये टाइप की चीजें। यहां पे नॉलेज का खेल है ना, सामने वाला जितना नॉलेजेबल होगा उतना ज्यादा ये चीजें क्या होंगी, अच्छी होंगी। तो यहां पे नॉलेज का खेल है, तो इनको जब हम नॉलेज को बाहर से ले रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है, केपीओ बोला जाता है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को पहले आप क्या करो, खुद से ट्राई करो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, वीडियो को रोको, खुद से ट्राई करो, देन उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ठीक है, तो मैं कराने जा रहा हूं, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ज्योति वांटेड टू सेल हर मोबाइल फोन, वो अपना मोबाइल फोन क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है, बट डिड नॉट गेट एनी बायर, बट उसे कोई बायर नहीं मिल रहा। अपने आजू बाजू पूछा होगा उसने, अपने दोस्तों से, सहेलियों से, सबसे, वो शॉप से भी पूछा होगा भाई ये सामान, ये फोन बेचना है, बताओ बिकेगा या नहीं। ठीक है, ऑन हर फ्रेंड सजेशन, उसके फ्रेंड के सजेशन पे, शी पोस्टेड द मोबाइल ऑन द सेल ऑफ www.olx.com पे। उसने क्या कर लिया, रजिस्टर कर दिया, एंड फाउंड अ बायर विद इन 2 days, 2 दिन में ही उसे क्या मिल गया, बायर मिल गया। नेम द टाइप ऑफ ई बिजनेस, ये कौन से टाइप का ई बिजनेस है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस में हमने पढ़ा था ना, आई थिंक, कि सेम एग्जांपल ही मैंने OLX का लिया था। तो ये एग्जांपल है C2C का। किसका एग्जांपल है, C2C का, कस्टमर टू कस्टमर। यहां पे दोनों कस्टमर्स को क्या करा, OLX ने मिला दिया। देन उसके बाद सबसे लास्ट आता है हमारा, मतलब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा, और अगर आप क्वेश्चंस का आंसर करते हो तो नीचे आके मैं रिप्लाई करूंगा। अगर गलत करोगे तो भी मैं रिप्लाई करूंगा, सही करोगे तो भी मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से। राम स्टे इन अ हॉस्टल इन द यूएसए, ठीक है, इसके घर वालों ने इसको भेजा है कहां पढ़ने के लिए, यूएसए में। एंड हिज पेरेंट्स स्टे इन मुंबई, माता पिता कहां रहते हैं इनके, मुंबई में रहते हैं। राम्स बर्थडे इज इन 5 days, अगले 5 दिन में क्या है, राम का बर्थडे है। एंड हिज पेरेंट्स विश टू गिव हिम अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज, नाइकी वाइकी के शूज देना चाहते हैं। ठीक है, एयर जॉर्डन की सीरीज होती है ना, वो कुछ शूज देना चाहते हैं। हाउ कैन दे गिव द गिफ्ट्स, गिफ्ट कैसे दिया जा सकता है। अब ये पेरेंट्स खुद तो फ्लाइट पकड़ के जाएंगे नहीं भाई साहब, जितने का शूज नहीं उससे ज्यादा टिकट का खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे पेरेंट्स, क्या करेंगे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वही क्या करेंगे, वो ई कॉमर्स का फायदा लेंगे, ई बिजनेस का फायदा लेंगे। ठीक है, और यहीं से बैठे बैठे ही क्या कर देंगे, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देंगे। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, साइड में हट जाता हूं मैं, आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये इसके 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट के आंसर आपको खुद करने हैं। ठीक है, और जो आंसर करेगा नीचे आके, अगर उसका आंसर सही होगा तो मैं हार्ट करूंगा, और अगर आंसर गलत होगा तो मैं आंसर आके भी बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इसके आगे हम बाकी सारे चैप्टर्स भी क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। एंड अगर चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो,
नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय। ठीक है।